ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। मार्ग दुर्घटनाओं की राष्ट्रीय आपदा। तो भारत में आप देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा संकट एक आपात स्थिति का संकेत करता है। क्या करता है? संकेत करता है। और इस राष्ट्रीय आपदा से जुड़े आंकड़े हतप्रद करने वाले हैं। केवल आप देखिए 2022 में ही 1.68 लाख लोगों का जीवन सड़क दुर्घटना की भेंट चढ़ गया है। यानी कि सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है। और आप देखेंगे कि यह संख्या दावोस, मोनाको या फिर भूटान की राजधानी थिम्पू की आबादी से भी अधिक है। और जबकि अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार साल भर के दौरान देश में औसतन 3.3 लाख लोगों की सड़क हादसे में मारे जाते हैं, मौत होती है। यह संख्या आइसलैंड की आबादी से अधिक या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले अमेरिकी सैनिकों से भी अधिक है। स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत बहुत ऊपर है। विश्व की 11% सड़क दुर्घटनाएं भारत में ही होती हैं, जबकि वैश्विक वाहनों का मात्र 1% ही देश में है। रोजाना 450 से अधिक भारतीय सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इससे ऐसे समझ सकते हैं कि खचाखच भरा एक एयरबस A380 विमान रोज दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, पर यह मुद्दा सुर्खियों से गायब रहता है। और इसमें आप देखते हैं कि जवाबदेही भी तय नहीं की जाती है। त्रासा सड़क हादसे के और भी दुखद पहलू हैं, जैसे इनमें जान गंवाने वालों में 15 से 29 साल के लोग सर्वाधिक होते हैं। यही तो आप देखते हैं कि उम्र होती है लापरवाही की भी। और आप देखते हैं कि अक्सर ये अपने घर के कमाऊ लोग होते हैं या फिर आगे कमाने का दारोमदार इनके ही कंधों पर होता है। सड़क हादसों में 4 में से 1 मौत इसी आयु वर्ग के लोगों की होती है। हादसे में आधी मौतें दोपहिया वाहन या फिर पैदल यात्रियों से जुड़ी होती है। मैं कहता हूं ना आप लोगों से कि आजकल आप देखते हैं कि आप तो ठीक चल रहे हैं, वो तो ठीक है, सामने वाला ठीक चल रहा है, इस पर भी नजर आपको रखनी पड़ती है। और कई बार आप देखते हैं कि हम लोग पैदल ही चल रहे हैं और पीछे से आकर ठोक देता है। समझ रहे हैं आप लोग? और यह तथ्य कमजोर बुनियादी ढांचे और सड़क पर सबसे कमजोर लोगों के प्रति सुरक्षा की लापरवाही को उजागर करता है। इन हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या किसी महामारी या आतंकी हमले की तुलना में भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस समस्या के समाधान की दिशा में न तो आवश्यक कानूनी पहल हो रही है और न ही सुधारों की शुरुआत। संक्षेप में कहा जाए तो सड़क हादसे मानव जिन्हें सबसे बड़ी आपदा होने के बावजूद सबसे ज्यादा अनदेखी के शिकार है। और सड़क हादसे से जुड़े संकट की जड़ों में घटिया इंजीनियरिंग, निम्न गुणवत्ता वाली परियोजनाएं, साइन बोर्ड न होना या भ्रामक साइन बोर्ड और इंजीनियरों एवं सलाहकारों की जवाबदेही का अभाव जैसे पहलू है। सरकार और NHAI ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और दुर्घटनाएं आशंकित क्षेत्रों में नए सिरे से डिजाइन जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। सामान्य सड़कों से लेकर आप देखिए राजमार्गों तक समाधान दूर की कौड़ी बना हुआ है। और कई जगह आप देखिए उचित साइनेज जो छोड़िए लेन मार्किंग भी नहीं हुई है। और आप देखिए देखा जाए तो भारत में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी सड़कों पर चलने को लेकर अनुशासनहीनता दिखती है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की राज्य की प्रक्रिया का सवालों में घेरे में आना स्वाभाविक है। आजकल आप देखते हैं कि कुछ आपको कोई टेस्ट नहीं देखना होता है, फर्जी तरीके से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं। और समय के साथ भारत में सड़कों की दशा और वाहनों की गति के मोर्चे पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन लाइसेंसिंग मानक कमोबेश जस के तस बने हुए हैं। और जिस हिसाब से हाई स्पीड वाहन और एक्सप्रेस वे की संख्या बढ़ी है और उसके अनुपात में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समयानुकूल नहीं बन पाई है। देश के अधिकांश हिस्सों में ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर महज खानापूर्ति होती है, और जिसमें एक सीमित हिस्से में गाड़ी को रिवर्स करने या उसे पार्किंग में लगाने जैसे कौशल परखे जाते हैं। तमाम आवेदकों को वास्तविक सड़की परिस्थितियों, रात्रि ड्राइविंग, हाईवे मर्जिंग या इमरजेंसी रिस्पांस जैसी कसौटियों पर नहीं परखा जाता है। इससे भी बदतर बात यह है कि तमाम लाइसेंस तो बिना किसी जांच परख के ही जारी कर दिए जाते हैं और जिसमें बिचौलिए रिश्वत के जरिए यह काम करा देते हैं। इस मोर्चे पर प्रशासनिक हीलावाली को दूर करना भी बहुत आवश्यक हो गया है। भारत की तुलना में विकसित देशों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत व्यापक है। जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य क्लासरूम निर्देश सिमुलेटर यानी आभासी प्रशिक्षण और निगरानी के अंतर्गत कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद ही दिया जाता है। ऐसे में भारत का लाइसेंसिंग ढांचा न केवल कालवाह बल्कि खतरनाक भी हो गया है। यह नौसिखिए आप देखिए चालकों को
सड़कों पर उतरने की अनुमति देकर हादसों को आमंत्रण देता है। हादसों को रोकने की पहली सीढ़ी बनने के बजाय यह उन्हें बढ़ावा देने का जरिया बन गया है। सांठगांठ वाली ऐसी आप देखिए ऐसी लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पीछा छुड़ाना आवश्यक हो गया है। देश में आप देखिए लाइसेंस प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए इसे औपचारिकता से बाहर निकालकर वास्तविकताओं की परिधि में लाना होगा। नई प्रक्रिया अधिक डिजिटल एवं मानकीकृत होने के साथ ऐसी बनी जिसमें गलतियों की गुंजाइश न छूटे। आरंभिक से लेकर आप देखिए अंतिम पड़ाव तक सभी पहलुओं की गहन जांच परख की जाए और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप हो। देश में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रक बनाए जाएं जहां सेंसरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। लाइसेंस को आधार बायोमेट्रिक के साथ ही भी थोड़ा जोड़ा जाए और केंद्रीकृत डाटाबेस बने ताकि आप देखिए लाइसेंस के दोहराव और फर्जी पहचान से बचा जाए। ऐसी प्रक्रियाएं सभी राज्यों में एक समान हो और जिसे एक साझा राष्ट्रीय लाइसेंसिंग ढांचे से संबद्ध किया जाए और जिसमें आप देखिए प्रदर्शन नवीकरणीय और दंड विधान की प्रक्रिया हो प्रावधान हो। और आप देखते हैं कि ड्राइविंग स्कूलों का नियमित ऑडिट और उनके प्रदर्शन की पब्लिक रेटिंग की जाए और लाइसेंस जारी होने के बाद भी नियमों के अनुपालन के स्तर पर ढिलाई नहीं दी जा सकती है। किसी भी लापरवाही के लिए ड्राइवर और संबंधित प्राधिकरण संस्था को दंडित करना आवश्यक होगा। यह पूरी प्रक्रिया तत्काल एवं त्वरित गति के साथ पूरी की जाए। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंसों के मामले में मानक और ऊंचे रखने होंगे और जिसके आप देखें कि नियमित नवीकरणीय को लेकर भी सतर्क रहना होगा। एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी भी होगी जिसमें नागरिक अधिकार और सशक्त हो सकें और इन सभी उपायों को समग्रता में अपनाने से सड़क हादसों को घटाने में मदद मिल सकती है। लेखक लोक नीति विश्लेषक हैं, इनका नाम है आप देखते हैं कि आदित्य सिन्हा, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। चिंताजनक रहा है पर बांग्लादेश, एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आज़ादी में हम भारत का बड़ा योगदान है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। बड़ी अशांति फैली हुई है। शेख हसीना ने जब से यहाँ देश छोड़ा, भारत में शरण ली हुई है, तब से आप देखिए बड़ी परेशानी में। भारत बांग्लादेश के बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत की न सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका बल्कि उसके आर्थिक और लोकतांत्रिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी चरमपंथियों के साथ मिलकर इन ऐतिहासिक संबंधों को कमजोर कर रहे हैं। वह भारतीय हितों की अनदेखी कर इस क्षेत्र में नई भू राजनीति को हवा दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की नई करवट ले रही विदेश नीति में ढाका की इस्लामाबाद और बीजिंग से बढ़ती नई दोस्ती भारत के रणनीतिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। खासकर रणनीतिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संबंध में जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तरी बंगाल में भूमि की एक 22 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ती है और यह नेपाल, बांग्लादेश, भूटान से घिरा हुआ है। और आप देखते हैं कि यह चीन नियंत्रित तिब्बत के करीब भी है। इस कॉरिडोर में होने वाली किसी भी घटना को भारत राष्ट्रीय अखंडता और सामरिक दृष्टि से सीधे खतरे के रूप में देखता है। और इस चिकन नेक से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मुंशीर हाट स्थित है जो भारत की सीमा के पास बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में स्थित है। खबर है कि हाल में वहां चीन के बुनियादी ढांचागत विकास के नाम पर अपना एक नया रक्षा केंद्र खोला है। मुंशीर हाट एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र है जहां कोई भी विदेशी उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक रूप से खतरा हो सकती है। ये आप देख लीजिए, ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। ये नेपाल है, ये आप देख रहे हैं भूटान है, ये म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। सीमाएं जरूर याद रखा करिए, किससे किसकी सीमा लगती है, समझ रहे हैं। गत वर्ष नेतृत्व संभालने के बाद से मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ बांग्लादेश के संबंधों को गहरा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए हैं। पिछले दिनों बीजिंग यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिसमें चीनी ऋणों पर ब्याज दरों में कमी, बांग्लादेश में चीनी विनिर्माण इकाइयों का स्थानांतरण शामिल है। हाल ही में चीन ने भी व्यापक निवेश और सैन्य सहयोग के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति का काफी विस्तार किया है। अब आप देखिए, हमारा कोई पड़ोसी है वो अगर दुश्मन से हाथ में ना लग जाए तो हमारे लिए चिंता तो बनती है। यह चीन की व्यापक स्टिंग ऑफ पल्स की रणनीति का हिस्सा है और जिसका उद्देश्य भारत को चीनी मित्र राज्यों सामरिक संपत्तियों के नेटवर्क से घेरना है। उल्लेखनीय रूप से बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस के निर्माण से उसकी नौसैनिक क्षमताएं बढ़ी हैं और बांग्लादेश की खाड़ी में उसकी रणनीतिक पहुंच का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त चीन ने बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं में $25 अरब से अधिक का निवेश किया जिससे वह उसका एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया है। बांग्लादेश में चीनी ऋणों द्वारा वित्त पोषित
पद्मा ब्रिज रेल लिंक मोगला पोर्ट एवं दक्षिण पश्चिमी जिलों के बीच संपर्क मार्ग का निर्माण और बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग अभ्यास में वृद्धि ढाका तथा बीजिंग की नई रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के साथ एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता भी बन गया है। हालांकि बांग्लादेश चीन और भारत के बीच संबंधों को संतुलित करने की बात करता है। और ये आप देखते हैं कि परतटीय बांग्लादेश में चीनी वित्त पोषित बुनियादी ढांचा विशेषकर मोंगला पोर्ट और मुंशीर हाट के पास चीन की मजबूत रणनीतिक उपस्थिति भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सकारात्मक नहीं कही जा सकती है। यही कारण है कि दक्षिणी बांग्लादेश में चीनी फार्मों से जुड़ी हाल की सड़क संपर्क और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं पर भारत ने चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत ने उसे अपनी जमीन के जरिए कारोबार करने की दी गई सुविधा वापस ले ली है। इसके जरिए आप देखिए भारत ने बांग्लादेश निर्यात को अपनी भूमि के माध्यम से किसी तीसरे देश में जाने की अनुमति दे दी थी और इस सुविधा के खत्म होने से बांग्लादेश के व्यापार विशेष रूप से रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में बाधा उत्पन्न होने के साथ लागत में वृद्धि हो सकती है। हाल ही में बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे बयानबाजी से बचने के महत्व पर जोर दिया जो द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसक व्यवहार पर चिंता व्यक्त की तथा अत्याचारों की गहन जांच की वकालत भी की। और आप देखिए परंतु उस पर इन कदमों का क्षणिक प्रभाव होगा। ऐसा संभव है कि भारत का यह कदम बांग्लादेश को चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करे। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी जिससे अपने पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से महाशक्तियां बंदरगाहों, गलियारों और डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से दूसरे देशों पर प्रभाव डालती हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश की दक्षिण पश्चिम सीमाएं उभरती हुई इंडो पैसिफिक प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेखक जेएनयू के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, इनका नाम है डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। यहाँ बिम्स्टेक की बात हुई है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, इस तरह के जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। बिम्स्टेक की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये आप देखिए इसके मेंबर हैं। और 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 6 जून 1997 में। ये आप देखिए ऊर्जा, बीत रात, ये अनासक्त भाव से कर्मरत रहने को बीत रात कहा जाता है। वीत रात जीवन दर्शन का वह उत्कृष्ट भाव है जिसे अपनाकर मनुष्य बिना साधु सन्यासी बने, ग्रस्त रहकर भी बिना संसार त्यागे, केवल मानसिक विकारों से अपने को विरत रखकर कीचड़ में खिलते हुए कमल की तरह अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो सकता है। सहज शब्दों में कहें तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और आप देखिए अहंकार जैसे विकारों में उलझा हुआ मनुष्य, इनसे आप देखते हैं कि विमोहित होने का संकल्प लेकर अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। यह ऐसी साधना है जिसमें आप देखते हैं जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से लेते हुए अपने उत्तरदायित्वों का आदर्श रूप से निर्वाह करते हुए राग द्वेष से हटकर शांति चित्त रहते हुए कर्मरत रहना होता है। वीत राती मनुष्य का नहीं कोई अपना होता है, न पराया। और आप देखें वीत रात के लिए मनुष्य का चित्त की आवेगी और असंवेगी दोनों मनोदशाओं से मुक्ति अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में कहें तो ना हर्ष का आनंद, ना विषाद का दुखी, यानी सभी अवस्थाओं में संभावी होना वीतरागी मनुष्य की पहचान है। गीता में भी कहा गया है कि जो मनुष्य राग, द्वेष और भय, क्रोध और लोभ के लगाव के पार चला जाता है वही वीतरागी है। वीतरागी के मार्ग पर चल पड़े व्यक्ति के लिए स्वर्ण कंकड़ एक समान होने से वह ना कुछ पकड़ता है और ना कुछ छोड़ता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि संसार एक माया है जो ब्रह्मा की प्राप्ति से में बड़ी बाधक है। इसलिए इस प्रपंच से बचकर सब में शामिल सबसे दूर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर के भाव की प्राप्ति वीतरागी का धैर्य होता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर वह कभी अशांत, उद्विग्न और हताश नहीं होता है। अनासक्त भाव से योगी बने मनुष्य के लिए ना राग, ना विराग और सभी से समान अनुराग की डगर जीवन को सार्थक बना लेने का साधन है। ये अमर्यादित अनावश्यक बयान आजकल आप देख रहे हैं खूब। भाजपा निशिकांत दुबे ने जो जैसे कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिया ना, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट देखिए हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी।
उन्होंने देश में चल रहे कथित गृह युद्धों के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। समझना कठिन है कि वह किन गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 6 माह का है, वह भी खत्म होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से क्षुब्ध थे, लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं है कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया है। संभवतः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के पहले कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकती है कि वह जरूरत से ज्यादा बोल गए और गलत तरीके से बोल गए। वह लगातार चौथी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, वरिष्ठ सांसद ही नहीं है, उनकी गिनती भाजपा के प्रमुख नेताओं में भी होती है। यह ठीक है कि वह अपने विभाग बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दो। और आप देखेंगे कुछ भी बोल दो। लगता है कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वह सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। उनका बयान कितना अधिक आपत्तिजनक था, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके कथन से किनारा कर लिया, उसे उनका निजी वक्तव्य करार दिया, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को भी असहज किया ही है, विपक्ष को भी हमलावर होने का अवसर दिया। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ा और भाजपा अध्यक्ष को उनके बयान को उनकी निजी विचार ठहराना पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को भी निशाने पर लिया। स्पष्ट है कि इसके लिए भी उन्हें आलोचना और निंदा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली उसके फैसलों की आलोचना नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में कोई भी आलोचना से परे नहीं हो सकता है, ना ही होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि आलोचना की भी अपनी एक मर्यादा होती है। समस्या है कि भाजपा के कई नेता रह रहकर इसकी मर्यादा का उल्लंघन करके पार्टी को संकट में डालने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे ने जरूरत से ज्यादा बोलकर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे उन प्रश्नों की महत्ता कम करने का काम किया है, जिस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। यह प्रश्न न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता ही रेखांकित कर रही है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, फिर चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग हमारा संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। नई हेली सेवाएं। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में अब धीरे धीरे हवाई विशेषकर हेली सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है। आगामी 30 अप्रैल से राज्य में चारधाम यात्रा आरंभ हो रही है और इसी दिन 2 नई हेली सेवाओं की शुरुआत भी होगी। और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से चमोली जिले के गोपेश्वर एवं उत्तरकाशी के जोशियाड़ा के लिए हेली सेवाएं आरंभ कर रहा है। इसके अलावा 15 मई से भी 2 नई हेली सेवाएं शुरू होंगी, जो देहरादून से पौड़ी और एवं देहरादून से श्रीनगर के बीच संचालित होगी। हेली सेवाओं की संख्या बढ़ने का एक बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से दूर दराज के जिलों, राजधानी देहरादून, अन्य बड़े शहरों से सीधे जुड़े रहे। और पिछले ही महीने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल, मसूरी, बागेश्वर, हल्द्वानी के लिए हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाई थी। और हेली सेवाओं की उपलब्धता से आमजन को तो सहूलियत मिल ही रही है, साथ ही पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रधान राज्य है और आर्थिकी में इसकी अहम भूमिका रहती है। अधिक संख्या में हेली सेवाएं संचालित होंगी तो पर्यटक कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, जो दूरी सड़क मार्ग से घंटों में तय होती है। हेली सेवा से उससे आधा से 1 घंटे का समय अमूमन लगता है। कुछ पर्यटन स्थलों की दूरी तो चंद मिनटों में तय हो जाती है। और पर्यटन के अलावा आपदा प्रबंधन में भी हेली सेवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड को हेली सेवाओं के संचालन में से खासा लाभ होगा। ये आप देखिए, उत्तराखंड देख लीजिए, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती राज्यों में उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम। हाल ही में भारत ने 62 देशों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक कार्बन कर के पक्ष में मतदान कर यह संकेत दिया है कि वह पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को लेकर गंभीर है। और आप देखते हैं कि कार्बन कर खनिज ईंधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की कार्बन सामग्री पर लगाए जाने वाला पर्यावरण कर, इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। यह एक ऐसा उपाय है जो पृथ्वी प्रदूषण फैलाने वालों को आर्थिक दंड देता है और स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन को प्रेरित करता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। इसका वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 7% योगदान है। वर्ष 2021 में भारत का कुल उत्सर्जन लगभग आप देखिए 2.9 अरब टन रहा।
एक भी प्रति व्यक्ति और सजन के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे। जैसे अमेरिका में यह प्रति व्यक्ति लगभग 15 टन है, और जो कि आप देखते हैं कि जबकि भारत में यह 2 टन से भी कम है। लेकिन देश की बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगिक विकास को देखते हुए भारत को अब एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण को भी सुनिश्चित करे। भारत में अभी तक कोई राष्ट्रव्यापी कार्बन कर लागू नहीं हुआ। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर पहल की है, जैसे तमिलनाडु ने अपने ताप विद्युत संयंत्रों पर आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ऊर्जा संरक्षण भवन सहायता तथा राष्ट्रीय सौर अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। आप देखते हैं विश्व के अन्य देशों के उदाहरण देखें तो स्वीडन ने वर्ष 1991 में कार्बन कर लागू किया, और अब यह प्रति टन कार्बन पर लगभग आप देखते हैं 10,000 रुपये से अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप स्वीडन ने आप देखिए 1990 से अब तक अपने उत्सर्जन में 27% की कमी की है, और जबकि उसकी अर्थव्यवस्था में 75% की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट संकेत है कि कार्बन कर आर्थिक विकास को बाधित किए बिना जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति में सक्षम है। ये आप देखिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौती है कि वह आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए। यदि कार्बन कर से प्राप्त राशि को सार्वजनिक परिवहन, हरित ऊर्जा और निर्धनों को राहत देने में उपयोग किया जाए तो इससे सामाजिक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और विकास का मार्ग अधिक न्याय संगत होगा। अब यह आवश्यकता इस बात की है कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन कर को लागू कर एक सतत समावेशी और पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तरदायित्व भविष्य की ओर अग्रसर हो। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ सोचते हैं? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। भारत और सऊदी अरब की बात हो रही है। देखिए एक बार आप लोग, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये सऊदी अरब है, ये हमारा प्यारा भारत है, देख रहे हैं? ये अरब सागर है, ये आप देखेंगे कि फारस की खाड़ी हो गई, ये ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, लाल सागर, अदन की खाड़ी। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। भारत और सऊदी अरब ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हालांकि आरंभ में संबंध सीमित थे क्योंकि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और सऊदी अरब की पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका के साथ निकटता थी। परंतु सऊदी अरब ने भारत के बढ़ते हुए तेल आयात से 1970 के बाद आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना शुरू किया, और इस दौरान आप देखिए सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध और कश्मीर के मुद्दे पर उसके दृष्टिकोण ने भारत के साथ संबंधों को जटिल बनाए रखा। क्या किया? जटिल बनाए रखा इसने। समझ रहे हो भैया? और आप देखिए परंतु बीते कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि सऊदी अरब भारत के एक अहम आर्थिक एवं रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा है। इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव साल 2006 में आया है, जब दोनों देशों ने रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी पर विशेष ध्यान दिया। इसमें भारत को कच्चे तेल की विश्वसनीय और बढ़ी हुई आपूर्ति, दीर्घकालिक अनुबंध और तेल व प्राकृतिक गैस में संयुक्त उद्यम जैसे विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहन करने और दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति भी जताई थी। दिल्ली घोषणा की भावना को एकदम आगे ले जाते हुए साल 2010 में दोनों देशों ने रियाद घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसके माध्यम से न केवल ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग को मजबूत किया, बल्कि दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों, शैक्षिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसके उपरांत वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को सऊदी अरब यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते ने भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को और मजबूत किया। इस समझौते के तहत एक उच्च स्तरीय रणनीति साझेदारी परिषद की स्थापना की है, और जिसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ आप देखिए रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। रक्षा के क्षेत्र में आप देखिए दोनों देशों ने सैन्य आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। और आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई है और खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकी वित्त पोषण को रोकने, आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा देने में की प्रतिबद्धता जताई गई। आर्थिक एवं सामरिक साझेदारी। भारत सऊदी अरब के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $43 अरब तक पहुंच चुका है, जिसमें भारत का निर्यात
$56 अरब और सऊदी अरब से आयात आप देखिए 31.42 अरब डॉलर का था। और देखिए आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि आप कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखेंगे सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग उत्पाद, चावल, पेट्रोलियम उत्पाद, रासायनिक वस्त्र, खाद्य उत्पाद एवं सेरेमिक टाइल्स शामिल है। वही सऊदी अरब से प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तुओं में कच्चा तेल, एलपीजी और रासायनिक प्लास्टिक शामिल हैं। सऊदी अरब भारत की 14% कच्चे तेल की आयात आवश्यकताओं और 32% एलपीजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों देश एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल विधा के विकास में सहयोग करना चाहते हैं। आईटी सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने से परस्पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। सऊदी अरब का विजन 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर देता है और ऐसे में सऊदी अरब भारत की लागत प्रभावी, नवाचार और आधारित तकनीक समाधानों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। और आप देखिए रक्षा सहयोग की बात करें तो हाल के वर्षों में भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, जो उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सैन्य यात्राओं के माध्यम से और भी सशक्त हुई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए 2021 से और 23 में मुहेद अल हिंदी नामक नौसैनिक अभ्यास, 2024 में सदा तनसीक नामक संयुक्त थल सेना अभ्यास हाल के वर्षों में किए। ये जरूर याद रखा करिएगा, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इनका उल्लेख कर दिया करिएगा रक्षा सहयोग के रूप में, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जनवरी में 2024 में रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल फहद अल खोफेली ने भारत का पहला आधिकारिक दौरा किया, जिसने समुद्री सहयोग को और अधिक मजबूत किया। भारत के लिए सऊदी अरब की महत्ता इसलिए भी बढ़ गई जाती क्योंकि सऊदी अरब खाड़ी सहयोग परिषद और जीसीसी जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों का मुख्यालय है। सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय दुनिया में सबसे अधिक बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक है, जिसकी संख्या लगभग 26 लाख है। भारतीय प्रवासी समुदाय सऊदी अरब की कुल जनसंख्या के एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समुदाय मुख्य रूप से तेल और निर्माण उद्योग और स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों, पेशेवरों और व्यवसायियों से मिलकर बना है। भारतीय प्रवासी सऊदी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सऊदी विजन 2030 तक आर्थिक विविधीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक हित सेतु के रूप में भी कार्य करते हैं। आप लोग बताइए, सऊदी अरब के जरिए इस्लामिक देशों को संदेश। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत सऊदी अरब संबंध अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। दोनों देश लगभग हर मोर्चे पर एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विश्व के तमाम नेताओं के साथ, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस सलमान भी शामिल हैं, अपने व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए हैं, उससे दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी का एक नया दौर देखने को मिला है। और सनद रहे कि भारत की लुक बेस्ट और लिंक बेस्ट नीति का सफलता के लिए सऊदी अरब से मधुर एवं परस्पर सम्मान करने वाले संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। पीएम मोदी की यात्रा एक ऐसे भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही है जब पूरे विश्व में अस्थिरता और ऊहापोह का वातावरण बना हुआ है। एक ओर जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अत्यधिक दबाव की नीति के चलते अमेरिका और ईरान उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए ओमान और इटली जैसे देशों में बातचीत करें, वहीं दूसरी ओर गाजा में इजरायल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर मुस्लिम जगत में इजरायल के प्रति एक आक्रोश है। इस कारण से सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम देश यह चाहते हैं कि इजरायल पर विश्व समुदाय शीघ्र युद्ध विराम करने के लिए दबाव बनाए। वहीं भारत से इजरायल के मधुर संबंध होने के कारण सऊदी अरब भारत से भी यही उम्मीद कर सकता है और पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए इजरायल को गाजा में सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अपनी ओर से पहल करें। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ने वाली आई मेक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना पर भी चर्चा होगी, जो बीते कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया क्षेत्रों में तनाव के कारण अधर में लटक गई है। नई दिल्ली के लिए सऊदी अरब को वापस इस परियोजना के लिए उत्साहित करना एक बड़ी चुनौती है। एक सच यह भी कि तथाकथित इस्लामिक उम्मा की भावना के चलते सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, जिसमें आर्थिक, सामरिक और रक्षा सहयोग जैसे विषय भी शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में भारत पाक को लेकर तटस्थता की नीति अपनाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 के पुलवामा हमले के उपरांत देखने को मिला, जब सऊदी अरब ने इस आतंकी हमले की निंदा की लेकिन पाकिस्तान की संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया। सऊदी अरब का यह दृष्टिकोण भारत की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरता है। इसके
इतर सऊदी अरब की भारत और आप देखिए पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की रणनीति भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को पूरी तरह से समर्थन देने में बाधा डालती है। ऐसे में आप देखिए सऊदी अरब को पाकिस्तान पर भारत के विरुद्ध प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए अधिक दबाव डालने के लिए प्रेरित करना भारत के लिए एक आप देखते हैं कि कूटनीतिक चुनौती रहेगी। और वहीं इंटरनेट मीडिया के दौर में सूचना का सशक्तिकरण धार्मिक कट्टरता भ्रामक दुष्प्रचार और एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ऐसे में दोनों देशों को इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। बीते कुछ समय से भारत विरोधी तत्वों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ कई झूठे समाचार फैलाए जा रहे हैं, विशेष रूप से भारत में तथाकथित रूप से छीने जा रहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के मुद्दों को लेकर। हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी भारत सरकार के खिलाफ कई तरह के मिथक फैलाए गए ताकि वैश्विक रूप से भारत सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि बनाई जा सके। ऐसे में भारत को चाहिए कि इन सब विषयों पर वह अपना पक्ष मजबूती से रखें और सऊदी अरब के माध्यम से पूरे इस्लामिक जगत को यह संदेश दे कि इस कानून से मुसलमानों की संपत्ति के अधिकारों को छीनने की कोई मंशा नहीं है। देख रहे हो। चलिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, ये छत्तीसगढ़ की बातें हो रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज के दैनिक जागरण में जो संपादकीय पाठ इसकी कहानी कवर होती है। आपका अब कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, आप लोग समझ रहे हैं। धन्यवाद।